नमस्कार। सर्वेभ्यः नमः। अहम डॉक्टर सुषमा मेहता। मेरा पहला वीडियो देखकर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैम व्यर्थ में इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हैं, लेक्चर दे रही हैं, सीधा संस्कृत भाषा या संस्कृत विषय के टेक्स्ट पर क्यों रही हैं आप? मेरा मानना है कि इस विषय में हमें ये सोचना है, ये जानना है कि हम केवल विषय तक ही सीमित न रहें। हम केवल इसलिए ही न पढ़ें कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं, बल्कि हम जो भी विषय पढ़ें उसमें से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। अंकों के पीछे ना भागें, बल्कि सीखें, कुछ न कुछ सीखें। तो हम शुरू करते हैं। आप सभी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, कुछ विशेष बिंदु लिखने के लिए। बहुत कुछ नहीं लिखना, लेकिन कुछ विशेष बिंदु। जो सभी विद्यार्थी कक्षा पंचमी से षष्ठी में आए हैं और जो विद्यार्थी कक्षा सप्तमी से अष्टमी में आए हैं, उन्हीं सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भाषा में 3 की संख्या का विशेष महत्व है। आप सबने पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे मैं क्रम से बताती जाऊंगी, आप सभी समझते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। सभी जानते हैं आप? जी हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ पर हम एक की संख्या की बात करते हैं, वहाँ एक वचन का प्रयोग करते हैं। जहाँ 2 वस्तुओं या लोगों की बात होती है, हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ 2 से अधिक की बात होती है, वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यानी एक बालक पढ़ता है। अगर हम कहें बालकौ पठतः, इसका अर्थ हुआ 2 बालक पढ़ते हैं। और यदि हम कहें बालकाः पठन्ते, यानी 2 से अधिक, बहुत से बालक पढ़ते हैं। तो इस तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग संस्कृत में होता है। हिंदी में आपने केवल 2 ही वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक वचन और बहुवचन के बीच में द्विवचन का भी प्रयोग होता है। ये सब आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और 3 की संख्या कहाँ आती है। संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जी हाँ, ये भी सब जानते हैं, आपने 5वीं कक्षा में संस्कृत में आरंभ में पढ़ा होगा। पुल्लिंग शब्द हम किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं। संस्कृत में लिंग का निर्धारण उसके अर्थ के अनुसार नहीं होता, बल्कि शब्द के आधार पर होता है। पुल्लिंग शब्द के लिए अगर जो शब्द बोला जा रहा है, अगर उसका अंत अ से होता है, यानी शब्द अकारांत है, जिस शब्द का अंत में अ की ध्वनि आती है या साउंड आती है, वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम, सुरेश, अंत में किसकी आवाज आ रही है? अ। सुरेश, श अ मिला हुआ है इसमें। राम, म में अंत में अ की आवाज आ रही है। तो इस तरह के शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा लिंग है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द वे कहलाते हैं जो आकारांत होते हैं, यानी जिन शब्दों का अंत आ से होता है, वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं प्रायः। जैसे सीता, त में आ की आवाज आ रही है। इसी तरह अध्यापिका, अंत में क में आ की ध्वनि आ रही है। इसी तरह जितने शब्द प्रायः
आकारांत होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः शब्द का प्रयोग यहां मैं कर रही हूं विशेष रूप से, यानी अधिकतर शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है वे स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग। शब्द सुनकर हमारे लिए नपुंसक लिंग शब्द को ढूंढ पाना कठिन है, लेकिन लिखते समय अगर शब्द के अंत में म की ध्वनि आती है, म हलंत से लिखा जाता है, वे सभी शब्द प्रायः अधिकतर नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे पुस्तकम, म के नीचे हलंत लगाया जाता है, फलम, जलम आदि, ये सभी शब्द नपुंसकलिंग हैं। अब एक चीज हम करके देखें, आप सभी अपने अपने नाम जांचें। आप सभी अपने नाम और अपने सरनेम देखेंगे। अगर आपके नाम के अंत में अ की ध्वनि आती है, अकारांत है, तो वे पुल्लिंग शब्द हैं और उसके आगे हम विसर्ग लगाते हैं। और आ की ध्वनि अगर अंत में आती है, आपके नाम के आखिर में अगर आ की साउंड आ रही है नाम में या सरनेम में, तो हम कोई भी विसर्ग नहीं लगाते। तो आप सभी विद्यार्थी, एक काम मैं देती हूं आपको, आप सभी अपना अपना नाम संस्कृत में लिखने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर बता रही हूं, जिन विद्यार्थियों के नाम के अंत में या सरनेम में अ की ध्वनि आती है वे नाम के आगे विसर्ग लगाएंगे, और जिनके नाम के आगे, नाम के अंत में आ की ध्वनि आती है या सरनेम के अंत में आ की ध्वनि आती है, वे जैसा है वैसा ही नाम लिखेंगे, उसके आगे विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आ गई बात समझ में? ये आप स्वयं करेंगे। आप अपने नाम देख सकते हैं, माता पिता के नाम देख सकते हैं, या अपने आसपास जितने भी लोगों के नाम आपको पता है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब यहां पर दो शब्द मैंने कहे, विसर्ग और हलंत। विसर्ग जो शब्द के आगे लगाए जाने वाले दो बिंदु हैं उन्हें हम कहते हैं विसर्ग। और विसर्ग जब किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है। जैसे अगर हम शब्द कहें सोहन, तो हमने उच्चारण इसका किया, लेकिन अगर इसके आगे हमने विसर्ग लगा दिया क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, तो हम उसका उच्चारण करेंगे सोहनः। बात समझ आ गई? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हलंत। हलंत हम उच्चारण करते समय नहीं बता सकते कि शब्द में हलंत है अथवा नहीं, लेकिन लिखते समय हलंत एक ऐसी रेखा है जो शब्द के, या विशेष तौर से अगर मैं कहूं, व्यंजन के अंत में लगने वाली एक छोटी सी तिरछी रेखा है जिसे हम हलंत कहते हैं। तो लिखकर ही इसे देखा जा सकता है। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करती हूं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, उसका वर्ब में या क्रिया में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए जो मैंने विशेष बिंदु बताए उसे आपने लिखा होगा, और जो मैंने एक अभ्यास दिया है आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, उसे आप जरूर करेंगे। ठीक है ना? नमस्कार।